हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2026 के लिए आर्ट ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण कला एवं दक्षता जो आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अनिवार्य है। आपके परीक्षा में यहाँ से कुल 30 क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं बात करूँ आपका प्रीवियस ईयर सीरीज 2020 से लेकर 2025 जो अक्टूबर 2025 में लास्ट आपका पेपर हुआ था, वो सारे आपका 1000 प्लस क्वेश्चन का ये आपका 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने लगभग 150 प्लस क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। वो आपके 4 वीडियो में कवर है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके आगे से हम लोग यहाँ पर इसमें क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पहला क्वेश्चन के, तो आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान के अनुसार प्रतिपुष्टि का समय कितना निर्धारित है। ठीक है, आपसे जो सूक्ष्म जो माइक्रो टीचिंग आपने बीएड में किया होगा उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय प्रतिमान के अनुसार यहाँ पे जो फीडबैक होता है उसके लिए आपका कितना समय मिलता है। अगर मैं बात करूँ आपका 25 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का ये आपका क्वेश्चन है। तो नीचे आप एग्जाम का डेट और शिफ्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, अल क्वेश्चन आपका 2025 और 2024 का इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जो अपकमिंग वीडियो होगा उसमें मैं इसके आगे के मैं इस क्वेश्चन को कवर करूँगा। इसके क्वेश्चन की अगर मैं बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 मिनट। यहाँ पर प्रतिपुष्टि के लिए आपको 6 मिनट का समय मिलता है। इसके बाद अगर मैं एक्स्ट्रा बात करूँ आपका, तो एनसीईआरटी के अनुसार भारतीय प्रतिमान में कुल आपका समय जो होता है माइक्रो टीचिंग का 36 मिनट का होता है। इसमें किस तरीके से बांटा गया है, तो शिक्षण के लिए आपको 6 मिनट, प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट, पुनः योजना के लिए 12 मिनट, पुनः शिक्षण के लिए 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट का आपका समय मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, पुनः योजना है रीप्लानिंग के लिए आपका सबसे अधिक 12 मिनट आपका समय मिलता है। यह भावी शिक्षकों में कौशल निखारने हेतु काफ़ी उपयोगी होता है। ध्यान में रखने का, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, आपने देखा अभी आपसे पूछा गया है ऐसे प्रतिपुष्टि का, आगे हो सकता है आपका पुनः शिक्षण का पूछा जाए, हो सकता है कि आपका फिर से शिक्षण के लिए समय पूछा जाए। तो माइक्रो टीचिंग का आपका एक एक पार्ट का कितना समय आपको मिलता है आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 सीरीज में व्याख्यान प्रदर्शन वृद्धि मुख्य रूप से किस विषय के लिए उपयुक्त है। देखिए, अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। साइंस के लिए ये आपका व्याख्यान जो प्रदर्शन विधि होती है मुख्य रूप से इसके लिए उपयुक्त होता है। इसके एक्स्ट्रा की अगर मैं बात करूँ तो इस विधि में शिक्षक व्याख्यान देने के समय के साथ साथ प्रयोग का भी प्रदर्शन करता है। यह जो विधि होती है कम खर्चीली होती है और प्रयोगशाला उपकरण की बचत करती है। यह छात्रों के दृश्य और सभ्य ज्ञानेंद्रियों को एक साथ सक्रिय करती है। इसमें केवल शिक्षक के मुख्य रूप से प्रयोग निष्पादित करते हैं। जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताता हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा चुका है और क्वेश्चन रिपीट बहुत कम ही होते हैं। हो सकता है कि एक बार 2 बार हो जाए, लेकिन इससे रिलेटेड जो टॉपिक होता है मैक्सिमम चांस होता है क्वेश्चन वहीं से देखने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो जो आज की जो क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपका हर वीडियो में दिया रहता है। तो यदि आपको PDF इसका चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वीडियो पब्लिश होने के आपका 48 घंटे के बाद आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाती है। एक रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल काफ़ी छोटा है, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और एक हाइप का ऑप्शन आता है, आप उसको हाइप जरूर कर दीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को बूस्ट मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की निगमन विधि डिडक्टिव मेथड में सर्वप्रथम क्या प्रस्तुत किया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला कह रहा है विशिष्ट उदाहरण, दूसरा आपका कह रहा है सामान्य नियम या सूत्र, प्रयोग, चार्ट और मॉडल। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, देखिए अगर इसके आंसर की बात करूं तो इसके आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामान्य नियम या सूत्र। शिक्षण के निगमन विधि जो डिडक्टिव मेथड होता है इसमें सर्वप्रथम आपका सामान्य नियम या सूत्र का आपको प्रस्तुत करना होता है। अगर इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए तो देखिए यहाँ पर यह सामान्य से विशिष्ट, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ में पूछा गया है कि सामान्य और मूर्त अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये सामान्य से विशिष्ट की ओर और अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। गणित और व्याकरण के जटिल प्रश्नों को हल करने में यह समय बचाती है। आगमन विधि पहले उदाहरण दिए जाते हैं। ठीक है, आगमन और निगमन 2 विधि होते हैं, आपको ध्यान रखना। आगमन विधि से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, उसमें आपका पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और निगमन विधि में पहले आपका नियम बता दिया जाता है। दोनों में यही डिफरेंस होता है। ब्लूम के वर्गीकरण का भावात्मक पक्ष अफेक्टिव डोमेन किससे संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभिवृत्ति, मूल्य और भावनाएं। जो ब्लूम का वर्गीकरण का जो भावनात्मक पक्ष होता है वो अभिव्यक्ति, मूल्य और भावनाओं से संबंधित होता है। ये आपका 23 मई 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है।
देखिए इसके बारे में अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो भावनात्मक पक्ष का विकास क्रैथवॉल, ब्लूम एवं मसीहा ने 1964 में किया था। ठीक, इसके 5 स्तर होते हैं। पहला आपका आग्रह, दूसरा अनुक्रिया, तीसरा अनुमूल्यन, चौथा आपका विचारणा और चरित्र निर्माण। यह पक्ष छात्र के हृदय और संवेगों से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक पक्ष मस्तिष्क से और क्रियात्मक पक्ष शारीरिक कौशलों से जुड़ा होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि जो संज्ञानात्मक पक्ष होता है वो मस्तिष्क से जुड़ा होता है। अगर मैं क्रियात्मक पक्ष के बारे में बात करूँ तो आपका शारीरिक कौशलों से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सतत का क्या अर्थ या तात्पर्य होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर इसके आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी होता है शिक्षण अधिगम के साथ निरंतर मूल्यांकन। सतत का अर्थ होता है कि शिक्षण के अधिगम के साथ आपका रेगुलर असेसमेंट। देखिए सतत का अर्थ पूरे शैक्षणिक जो सत्र होता है उसके दौरान नियमित और निरंतर आपका आकलन होता है। यह केवल जो अंत होता है अंत पर परीक्षा पर निर्भर रहने के बजाय नियमित सुधार होता है। ऐसा नहीं है कि आपका जो परीक्षा होता है लास्ट में उसी पे डिपेंड करता है, ये कंटिन्यू आपका ये चलता रहता है। यह बच्चों के परीक्षा भय जो एग्जाम एंजाइटी होता है उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसे CBSE द्वारा RTE एक्ट 2009 के तहत व्यापक रूप से लागू किया गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, उपचारात्मक शिक्षण कब प्रदान किया जाता है। रिमेडियल टीचिंग कब प्रोवाइड किया जाता है। इसका आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। निर्णयात्मक जो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट के पश्चात आपको उपचारात्मक यहाँ पर शिक्षण जो होता है वो दिया जाता है। मतलब इसके बारे में क्या होता है कि देखिए पहले आपका निदान द्वारा अधिगम कठिनाई के कारण खोजा जाता है। पहले क्या उसका कारण होता है वो खोजा जाता है। जब कारण आपको मिल जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट मिलता है, उपचार तब मिलता है। आपका विशेष शिक्षण रणनीतियाँ बनाई जाती है किस तरीके से उसको सही किया जाए। या पिछड़े जो भी लड़के पढ़ने में कमज़ोर है या पीछे हो चुके हैं उनके लिए कमी दूर करने का एक माध्यम होता है। या व्यक्तिगत शिक्षण या छोटे समूह में अधिक प्रभावी होता है। व्यक्तिगत मतलब किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाना या 2 स्टूडेंट को पढ़ाना, ये छोटे छोटे समूह इसमें 3-4 लड़के हो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो प्रोजेक्ट मेथड किस दार्शनिक विचारधारा पर आधारित है। अगर ऑप्शन देखिए तो आदर्शवाद, प्राकृतिकवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद। इसका आंसर की अगर हम बात करें आपके सामने तो प्रयोजनवाद हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके प्रवर्तक जो थे WH किलपैट्रिक थे। ठीक, जो जॉन डीवी के शिष्य थे। ध्यान रहना इसके प्रवर्तक पूछा जाएगा तो आपको WH किलपैट्रिक या डायरेक्टली आपको किलपैट्रिक भी दिया जा सकता है। प्रयोजनवाद व्यवहारिकता और अनुभव को ज्ञान का आधार मानता है। यह करके सीखना और जीवन उपयोगी कार्यों पर बल देना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। यह करके सीखना के कार्यों पर बल देता है। इसमें छात्र सामाजिक वातावरण में वास्तविक कार्य संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है। देखिए ये आपका 21 अक्टूबर 2025 के क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिफरेंस सब में देखिए, इसमें देखिए करिकल दिया गया है, इसमें क्यूरेरे दिया गया है, इसमें क्यूरिसिटी दिया गया है, इसमें क्यूरिया दिया गया है। माइनर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है, आपको ध्यान से ही आपका क्यूरेरे को मार्क कर देना है। इसके बारे में एक्स्ट्रा देखिए, क्यूरेरे का शाब्दिक अर्थ जो होता है दौड़ का मैदान होता है, रेस कोर्स होता है। ठीक, शिक्षार्थी इस पर दौड़कर अपने शैक्षणिक लक्ष्यों को प्राप्त करता है। पाठ्यचर्या में कक्षा के अंदर एवं बाहर के सभी अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया नामक अधिगम अशक्तता का संबंध किससे है। द लर्निंग डिसेबिलिटी डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू विच डिफिकल्टी। आप लोगों को मालूम होगा ये क्वेश्चन सीटेट में भी बहुत बार पूछा गया है। डिस्ग्राफिया से आपका आता है, डिस्कैलकुलिया से आता है आपका। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन सी हो जाएगा डिस्ग्राफिया। देखिए इसमें ग्राफिया शब्द है, जहाँ पे ग्राफिया आ जाएगा आप समझ आएगा लिखने से संबंधित है। यहाँ तो इसको पकड़ने का एक ट्रिक होता है कि डिस्ग्राफिया आ जाएगा तो लिखने से हो जाएगा। अगर आपका
डिस्कैलकुलिया आ जाएगा। मैं आगे वीडियो को दिखा देता हूँ। डिस्कैलकुलिया आ जाएगा, जैसे किसी ये होगा डिस्कैलकुलिया आ जाएगा। इसमें आपकी कुलिया आता है, कुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है। आपको समझ जाना है कि कुलिया आया है तो मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड है, गणित का ही होगा। और डिस्ग्राफिया अगर आपको देखिए ग्राफ से संबंधित है, जैसे ग्राफ कॉपी ओपी होता है तो आपके किससे होता है, लिखने में कठिनाई से संबंधित होता है। एक और आपका होता है डिलेक्सिया, जो पठन विकार से संबंधित है, ठीक है। डिस्ग्राफिया में बच्चों को हस्तलेखन अत्यंत अस्वच्छ या अस्पष्ट होता है, ठीक। बच्चे पेन या पेंसिल को ठीक से पकड़ नहीं पाते। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाएगा आपसे कि किस यहाँ पर डिसेबिलिटी में बच्चे पेन या पेंसिल को ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको यहाँ पर डिस्ग्राफिया को ही टिक करना होगा। यहाँ पर देखिए ऐसे छात्रों को लिखने हेतु अतिरिक्त समय अनुकूलित अभ्यास देना चाहिए। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, डिस्कैलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया और डिस्ग्राफिया, तीनों को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में FLN का आपका पूर्ण रूप क्या है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से आपका 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर देखने को मिलता है, तो इसको आपको काफ़ी अच्छे से कवर कर लेना। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार स्टेट में आता है, सीटेट में भी आता है। ये देखिए आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2025 में आपका सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए अगर मैं इसके आंसर के बारे में बात करूँ, यहाँ पर इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फाउंडेशन लिटरेरी एंड न्यूमरेसी। FLN का मतलब हो जाएगा, FLN का मतलब F फॉर फाउंडेशन, L फॉर आपका लिटरेसी और N फॉर आपका न्यूमरेसी हो जाएगा। यहाँ पर हिंदी मीनिंग यहाँ पर दिया गया है कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। ये हिंदी मीनिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इंग्लिश मीनिंग याद रहना चाहिए। NEP 2020 के अनुसार कक्षा 3 तक FLN का लक्ष्य हासिल करना है। इसके कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार ने निपुण भारत मिशन आपका शुरू किया है। यह बुनियादी पढ़ने लिखने और प्रारंभिक गणित कौशल को मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? शिक्षक के स्मृति स्तर जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है उसके यहाँ पर प्रतिपादक कौन है, मेन प्रोपोनेंट कौन है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर मैं डायरेक्टली आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हार्वर्ड। कौन है? हार्वर्ड है। इनके बारे में देखेंगे कि स्मृति स्तर का जो सबसे पहला और निम्नतर स्तर माना जाता है। देखिए स्मृति जो है शिक्षण का सबसे पहला स्तर माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। यह तथ्य को रटने और कंठस्थ करने पर आधारित होता है, मतलब इसमें आपको रटा करना पड़ता है। ये बोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल के प्रवर्तक एसी मार्सिंग है, ठीक है। चिंतनशील स्तर के प्रवर्तक भी आपसे पूछा जा सकता है, हंट है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि शिक्षण में स्मृति स्तर का आपसे प्रतिपादक पूछा गया है, हो सकता है कि अगर नेक्स्ट बार में आपका चिंतनशील स्तर का प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो इसके कौन होते हैं, इनके प्रतिपादक जो है हंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न उत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? देखिए एक मैं आप लोगों से बात करूंगा, सजेशन देना चाहूँगा कि PDF से कुछ नहीं होता है। आपने भी देखा होगा कि आपके पास बहुत PDF कलेक्शन होगा। वीडियो को 2 बार कम से कम देख लीजिए। एक बार में नॉर्मल स्पीड से देख लीजिए, दूसरी बार में आप डबल स्पीड में भी आप देख लीजिएगा, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि जो शिक्षण का ये क्वेश्चन होते हैं वो रटा नहीं आपको करना पड़ता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपको बूस्ट करना पड़ता है। तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा। PDF से उतना आपको फ़ायदा नहीं होगा जितना आप वीडियो से देख कर आपको याद हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग से आपकी बूस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा देखिए, PDF के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रश्न उत्तर विधि जो आपका होता है इसके जनक आपसे पूछा गया है कि जनक किसे माना जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला अगर है प्लेटो, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी जॉन डेवी और ऑप्शन डी सुकरात। देखिए इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो सुकरात हो जाएगा। सुकरात को यहाँ पर प्रश्न उत्तर विधि का यहाँ पर जनक माना जाता है। देखिए इसी कारण इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। इसमें शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान के इसमें शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से छात्रों के ज्ञान को बाहर लाता है। यह छात्रों में जिज्ञासा और तार्किक सोच को विकसित करता है। प्रश्नावली विधि का जनक आपका वुडवर्थ है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दें, प्रश्नावली विधि से आपसे पूछा जाएगा तो उनके जनक जो कौन है तो वुडवर्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल ऐड का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? आपके पास 4 ऑप्शन है, रेडियो, सैंपल, टेलीविज़न, पोस्टर। इसका अगर आपसे पूछा है ऑडियो विजुअल का सबसे जो अच्छा एग्जांपल, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि टेलीविज़न या कंप्यूटर होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि आँख और कान दोनों ज्ञानेंद्रिय एक साथ सक्रिय रहती है।
रेडियो केवल सर्वे का सामग्री होता है, श्यामपट्ट और चार्ट केवल दृश्य के होते हैं और यह सामग्री अधिगम को अस्थायी और रुचिकर बनाने में सहायक होती है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन चाहिए? ये क्वेश्चन आई होप आप लोग इसको आंसर समझ पाइएगा कि इसमें एजुकेशन में जो सबसे आपका सेंटर पॉइंट होता है वो स्टूडेंट ही होता है, लर्नर होता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार। आई होप ये आप लोगों को मालूम होगा। ये उसी से संबंधित क्वेश्चन आपका 21 अक्टूबर 2025 का आपका सेकेंड शिफ्ट में आपका पूछा गया था। देखिए यहाँ पर NCF 2005 पूर्ण रूप से बाल केंद्रित शिक्षा की वकालत करता है। मैंने कहा ना कि आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, ठीक है, जो आपका 2005 भी हो गया, लेटेस्ट वाला जो आपका है उससे संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन आपको निश्चित देखने को मिलेगा। यह छात्र को ज्ञान का सक्रिय निर्माता मतलब एक्टिव कंस्ट्रक्टर मानता है। शिक्षक केवल एक सुगमम करता मतलब फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। इस स्टेट में आपका पिछला 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक किस तरीके से कार्य किया जाता है, उसमें ऑप्शन में आपका दिया गया था सहायक। तो कभी कभी आपका सुगमकर्ता की जगह पर सहायक भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। ठीक, सहायक दिया जा सकता है, हेल्पर दिया जा सकता है। तो उस तरीके से आपको समझना है कि मतलब शिक्षक केवल एक सुगमकर्ता के रूप में डायरेक्शन जो देता है उसके रूप में यहाँ पे सहायता प्रदान करता है। पाठ्यक्रम बच्चे या बच्चे के रुचि और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यहाँ से भी क्वेश्चन 2024 में बना था, वो आप आगे डिस्कस कर लेंगे, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यदि आपने नहीं देखा तो पीछे वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं। छात्र के सर्वांगीण व्यवहार का मापन करने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला कह रहा है एकांकी मूल्यांकन, योगात्मक, व्यापक, सामयिक मूल्यांकन। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामयिक मूल्यांकन। अगर इसके बारे में एक्स्ट्रा बारे में बात करें तो व्यापक मूल्यांकन में शैक्षिक और सह-शैक्षिक दोनों पक्ष आते हैं। यह केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन शैली, अभिव्यक्ति और खेलकूद को मापता है। CCE कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन का अति महत्वपूर्ण भाग है। इससे बालक की व्यक्तित्व का संतुलित विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे कहूँ तो सबसे बेस्ट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पूछना, अंतःक्रियात्मक शिक्षण देना। ठीक है, देखिए अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो प्रश्न पूछना छात्रों के मस्तिष्क को सक्रिय रखता है। दिमागी संप्रेषण जो होता है शिक्षण को जीवंत बनाता है। शिक्षण को बीच बीच में पुनर्मनन का प्रयोग करना चाहिए। यह विधि छात्रों को जिज्ञासा और तर्क शक्ति को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चिंतनशील शिक्षण का क्या अर्थ है? रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपसे पूछा गया है कि इसका क्या अर्थ होता है। रिफ्लेक्टिंग टीचिंग के अगर बारे में बात करूँ यहाँ पर तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला कह रहा है कि केवल दूसरों के पाठ की नकल करना, बिना तैयारी के कक्षा में जाना, केवल परीक्षाओं की तैयारी करना और अपने स्वयं के शिक्षण को विश्लेषण और सुधार करना। तो रिफ्लेक्टिव टीचिंग आपका यही होता है कि अपना जो होता है शिक्षण उसको एनालिसिस करो और उसमें इम्प्रूवमेंट करो। देखिए इसमें शिक्षक अपनी शिक्षण विधियों का स्वयं मूल्यांकन करते हैं। ठीक, यह शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सहायक होता है। शिक्षण का उच्चतम स्तर आपका रिफ्लेक्टिव जो लेवल का प्रवर्तक हंट है, यह शिक्षक को नवाचार और सुधार हेतु प्रेरित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बालक की शिक्षा का प्रथम पाठशाला किसे माना जाता है? तो इसका आंसर आई होप आप लोगों को मालूम होगा, बच्चे का परिवार घर माना जाता है। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माँ को बालक का प्रथम गुरु माना जाता है। ठीक, परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था होती है। स्कूल और मीडिया समाजीकरण की आपके सेकेंडरी एजेंसी मतलब द्वितीय संस्थाएं में आते हैं। प्राथमिक हमेशा आपका बच्चे का घर होता है, उसका परिवार होता है। अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत घर से ही होती है। मापन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या प्रदान किया जाता है? मापन प्रक्रिया में मुख्य रूप से आपका अंक और संख्यात्मक मान प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मापन केवल मात्रात्मक स्थिति को दर्शाता है। जब अंक के आधार पर निर्णय और मूल्य निर्धारण किया जाता है तो वो मूल्यांकन बताता है। मापन क्षेत्र मूल्यांकन की तुलना में सीमित होता है। परीक्षण मापन का एक प्रमुख साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुबंध या ऑपरेटिव अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक, अगर इसके ऑप्शन देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका स्किनर, BF स्किनर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ऑपरेट कंडीशनिंग का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था और इन्होंने अपना जो प्रयोग है चूहे और कबूतरों पर किए थे। इसे RS प्रकार रिस्पॉन्स एस्टिमल्स का अनुबंध भी कहा जाता है। यह सिद्धांत जो होता है पुनर्बलन के महत्व को स्वीकारता है। इन्हें ही अभिक्रमित अनुदेशन की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ठीक है। इस नंबरिंग में मत जाइए क्योंकि मैंने 20-20 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। मैंने जो आपका PPT तैयार किया है एक बार में 20 PPT मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया, फिर सेकंड टाइम में 20 PPT यहाँ पे प्रीवियस ईयर से कलेक्ट किया, क्योंकि एक बार में अगर मैं इतना अधिक क्वेश्चन करूँगा तो काफ़ी अधिक समय लगता है जो पॉसिबल नहीं होता है। ये नंबर मत जाइएगा। देखिए यहाँ पर आपका लास्ट क्वेश्चन 20 होगा, 20 के बाद आपका 1 हो गया, ठीक। आपके जो कंप्लीट 1000 की सीरीज है उसी का ये नेक्स्ट भाग है। जब 1000 क्वेश्चन हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आपका 1000 प्लस क्वेश्चन हो गया लगभग। इसके पहले मैंने वाला वीडियो में आपको बताया कि 150 प्लस मैंने क्वेश्चन करा दिया है और अभी आपके 20 क्वेश्चन कवर हो गया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो ये नंबर पर आपको नहीं जाना है, ठीक है, कि कितना सीरियल उससे मतलब नहीं है। हर क्वेश्चन आपका न्यू है, ऐसा नहीं कोई क्वेश्चन आपको रिपीट देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूक्ष्म शिक्षण में छात्र शिक्षकों के समूह का आकार कितना होता है? काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन आपका 24 मई आपका 2024 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। देखिए अगर इसका आंसर के बारे में बात करूँ आपका, तो माइक्रो टीचिंग में होता है छात्र शिक्षकों के समूह का आकार 5 से 10 छात्र होते हैं। कितने? 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। माइक्रो टीचिंग से संबंधित आपका क्वेश्चन 2025 में भी आया था। मतलब ये हर बार आता है, माइक्रो टीचिंग इस समय से आता है, कभी कभी समय से पूछ लिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का जो आकार है घटाकर 5 से 10 विद्यार्थी कर दिया गया है। पाठ की अवधि भी घटाकर 5 से 10 मिनट कर दी गई है। यह वास्तविक शिक्षण की जटिलता को कम करता है। इसमें केवल एक ही समय में एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है। टोटल इसमें 36 मिनट का समय भी मिलता है। किंडरगार्टन प्रणाली किस पर सर्वाधिक बल देती है? किंडरगार्टन की जो प्रणाली होती है वो सर्वाधिक जो बल देती है खेल और स्वाभाविकता पर देती है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए कि ये जो पद्धति जो होती है किंडरगार्टन का, इसको किसके प्रतिपादक फ्रोबेल हैं, फ्रेडरिक फ्रोबेल, या डायरेक्ट आप शॉर्ट नेम फ्रोबेल याद कीजिएगा। इसमें बच्चों को स्वगति और खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। ओके, फ्रोबेल ने इसे उपहारों और गीतों का उपयोग किया था। यह छोटे बच्चों के सामाजिक भावनात्मक विकास हेतु सर्वोत्तम होता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2025 के अनुसार अधिगम का स्वरूप कैसा होना चाहिए? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। अगर मैं से सबसे बेस्ट और करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपका एक्टिव एंड सोशल, मतलब सक्रिय और सामाजिक आपका होना चाहिए। इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिएगा यहाँ पर। यह जो ज्ञान रटने की प्रणाली का कड़ा विरोध करता है। न्यू जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी यहाँ पर रटने का प्रणाली का विरोध किया गया है। यह शिक्षा स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ने को सिफारिश किया जाता है। यह रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है। जो भी एक्स्ट्रा मैं इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आपका हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ से आपको याद कर लेना है। एक्स्ट्रा फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर। खेल विधि के मुख्य प्रतिपादक कौन माना जाते हैं? खेल विधि के मुख्य जो प्रतिपादक है किन्हें माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी कोल्डवेल कुक। ऑप्शन नंबर डी, हेनरी कोल्डवेल कुक। देखिए एच कोल्डवेल कुक ने अपनी पुस्तक द प्ले वे में इसका वर्णन किया है। यह विधि, देखिए ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, इस पर कन्फ्यूज नहीं होता है। H4 आपका हेनरी हो गया, हेनरी कोल्डवेल कुक, ठीक है, उसी को शॉर्ट फॉर्म H लिख दिया गया है। यह विधि बालकों के स्वाभाविक मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। फ्रोबेल के किंडरगार्टन विधि में बच्चे द्वारा सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। आपको एक मालूम है, आपका किंडर जैसे मतलब एक चॉकलेट भी आता है बच्चों का। यह विधि बच्चों में सृजनात्मकता और टीम भावना को विकसित करती है। एक रिक्वेस्ट रहेगा, काफ़ी मेहनत लगता है आपके लिए ऐसा कंटेंट तैयार करने में, बस आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ। चैनल काफ़ी छोटा है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे रिक्वेस्ट किया था, तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लूम के वर्गीकरण का संज्ञानात्मक पक्ष कॉग्निटिव डोमेन किसने प्रस्तुत किया था? अगर यहाँ पर इसका आंसर के बारे में बात करें तो बेंजामिन ब्लूम ने। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ब्लूम के, ये तो नाम ही दे दिया गया ना, इसको तो पकड़ना काफ़ी आसान था। ये जो है 1956 में बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया। इसके 6 स्तर से कई बार क्वेश्चन बने हैं आपके स्टेट में। स्टेट आपके 2024 में क्वेश्चन बना है, 2020 में भी बना है, 2025 में भी बना है। ये ध्यान रखना, इसके स्तर से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। पहला स्तर है ज्ञान, बोध,
अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। भावनात्मक पक्ष का विकास कैथवोल ने किया है। मनोज्ञात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन और हेनरो ने किया है। यह भी आपको याद रखना है। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान जो प्रीवियस नॉलेज का परीक्षण किस चरण में किया जाता है? देखिए, अगर इसका आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, प्रस्तावना चरण में। ठीक, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो प्रस्तावना प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नवीन पाठ तैयार करना है। यह शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर जाता है। पहले आपको जो ज्ञात होता है उससे रिलेट करके अज्ञात में जाया जाता है। प्रस्तावना प्रश्न हमेशा सरल, क्रमबद्ध और संक्षिप्त होना चाहिए। हार्वर्ड के पंचपदीय प्रणाली में पहला पद होता है प्रस्तावना या तैयारी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड के मुख्य रूप से किस विषय के शिक्षण हेतु अत्यधिक उपयुक्त होता है? इसका आंसर की अगर हम बारे में बात करें तो गणित और व्याकरण, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एक विधि होता है निगमन, एक होता है आगमन। निगमन में पहले आपको रूल्स बताए जाते हैं, जो भी आपका नियम होता है वो पहले बताया जाता है। तो अगर आप मैथ और व्याकरण के क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे हैं तो पहले आपको नियम पता होना चाहिए। तो ये जो विधि होती है निगमन विधि, इसी चीज़ मतलब गणित और व्याकरण के लिए काफ़ी अधिक इफेक्टिव होती है। दूसरा जो आगमन विधि होता है उसमें पहले एग्जाम्पल बताया जाता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में बात करें कि निगमन विधि में नियम और सूत्र बताकर छात्रों को उदाहरण का पहले नियम बताया जाएगा, सूत्र बताया जाएगा, तब एग्जाम्पल दिया जाएगा। गणित के सूत्र और व्याकरण के नियमों को सिखाने में यह समय की बचत करती है। यह उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु अधिक उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, ये आपके हाई एजुकेशन के मतलब हाई क्लास के लिए होता है। बेसिक या प्राइमरी क्लास में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। स्मरण शक्ति का उपयोग होने के कारण यह अभ्यास कार्य में गति लाती है। नेक्स्ट है आपका करिकुलम। पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पाठ्यचर्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अगर इसके आंसर के बारे में बात करें तो यह इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या का मुख्य विषय होता है होलिस्टिक डेवलपमेंट। पाठ्यचर्या में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक, इसलिए इसको संपूर्ण विकास कहा जाता है। मतलब इसमें शारीरिक विकास भी होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी और सामाजिक विकास भी। ओके, यह केवल कक्षा के पाठों तक सीमित न होकर विद्यालय के समस्त अनुभवों से जुड़ी हुई है। पाठ्यक्रम केवल विषय वस्तु की सूची होता है जो पाठ्यचर्या का भाग है। लैटिन सब यहाँ पर ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ दिया गया है। इसका लैटिन सब आपके कुरेर का मतलब दौड़ का मैदान यहाँ पे होता है। प्रश्नावली विधि का जनक किसे माना जाता है? प्रश्नावली विधि का जनक जो माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R.S. वुडवर्थ को माना जाता है। आप सिर्फ शॉर्ट में याद रखिएगा, इतना लंबा नहीं। आप सिर्फ याद रखिए कि प्रश्नावली विधि आपका जो है वुडवर्थ ने यहाँ पर इसका प्रतिपादन किया था। आंसर देखिए यहाँ पर, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो प्रश्न उत्तर विधि होती है, जो आपका सोक्रेटिक मेथड का जो जन्म होता है वो सुकरात, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रश्नावली 4 प्रकार की होती है, बंद, खुली, सचित्र, मिश्रित। यह कम समय में बड़े समूह का आंकड़े को जुटाने का एक प्रभावी साधन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण अधिगम सामग्री TLM का मुख्य कार्य क्या है? देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कह रहा है कि केवल कक्षा की सजावट करना, तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा एलिमिनेट करना होगा, केवल लग जाएगा, नेगेटिव होता है, ये तो होगा ही नहीं होगा। दूसरा कह रहा है शिक्षण कार्य को समाप्त करना, समाप्त करने की बात नहीं करेगा। केवल, देखिए केवल आ गया तो आपको इग्नोर कर देना है, और ऑप्शन बी बचेगा, वो हो जाएगा अधिगम को सरल, स्पष्ट, स्थायी बनाना होता है। जो आपका माइक्रो टीचिंग कर रहा हूँ, जो आपके आर्ट ऑफ टीचिंग होता है या आपका पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे पॉजिटिव इसका आंसर होता है। तो आप नेगेटिव मेथड से इसको थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको आंसर नहीं आता है तो आप थोड़ा इस तरीके से एलिमिनेट कीजिएगा। देखिए कौन ज़्यादा नेगेटिव है, तो नेगेटिव आपको आंसर देना ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव आंसर मैक्सिमम चांसेस होता है कि पॉजिटिव ही ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इसके अगर बात करो, TLM अब्स्ट्रैक्ट धारणाओं को मूर्त रूप प्रदान करता है। यह छात्रों की अधिक ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। इसमें छात्रों में पाठ के प्रति रुचि और ध्यान केंद्रित रहता है। यह शिक्षण में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने में भी सहायक होता है। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार बालकों को शामिल किया जाता है? देखिए अगर मैं इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य, विशेष आवश्यकता वाले दोनों बालक होते हैं। समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें हर प्रकार के बालों को शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विशेष प्रकार के बालों को, इसमें बिना भेदभाव के सभी को एक समान अवसर दे दिया जाता है। यह पृथकीकरण मतलब सेपरेशन की भावना को पूर्णतः विरोध करती है।
इसका उद्देश्य समाज में समानता और स्वीकृति का वातावरण बनाना होता है। यह बच्चे की क्षमता अनुसार शिक्षण पद्धतियों में लचीलापन लाता है। सारे बच्चों को एक साथ शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होगी कोई चीज़ की, मान लीजिए कोई बच्चा अब फिजिकल डिजेबल्ड है या किसी प्रकार की उसमें डिजेबिलिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, लेकिन सबको एक समान रूप से बैठाकर आपको यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। अध्ययन का अनुभव शंकु यहाँ पर किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर हो जाएगा एडगर डेल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक, यह जो है 1946 में आपका अनुभव का शंकु मॉडल दिया गया था। इसके अनुसार प्रत्यक्ष और वास्तविक अनुभव से सबसे अधिक शिक्षण होता है। सही बात है, कोई भी चीज़ हम प्रैक्टिकली जब हम सामने देखते हैं, वास्तविक अनुभव करते हैं, तो हमको अधिक उसका एक्सपीरियंस मिलता है, हमको ज्ञान मिलता है। शाब्दिक या अमूर्त प्रतीक शंकु के शीर्ष पर प्रभावी होते हैं। यह मॉडल शिक्षण सामग्री के चयन में मार्गदर्शन प्रदान करता है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा एलन, ड्वेट डब्ल्यू एलन। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यह अगर बात करें तो 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका विकास किया गया था। भारत में अगर पूछा जाए कि सूक्ष्म शिक्षण के विकास की शुरुआत डी तिवारी ने 1967 में किया गया, लेकिन आपसे भारत के यहाँ पर जिक्र नहीं है, सिर्फ पूछ दिया गया आपका माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण का। अगर यहाँ भारत पूछा जाता तो आपका डी तिवारी हो जाते हैं। बीके पासी ने भारत में 13 शिक्षण कौशलों की सूची दी थी। यह शिक्षक प्रशिक्षण का एक प्रभावी नवाचार है। ठीक, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म का जनक किसे माना जाता है? देखिए, अगर इसका आंसर के बारे में बात करें तो जेबी वाटसन हो जाएगा। मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को माना जाता है। अगर यहाँ पर अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो ये वाटसन ने 1913 में इस व्यवहारवाद की स्थापना की थी। व्यवहारवाद अवलोकन योग्य व्यवहार पर बल देता है। इन्होंने कहा था कि मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दो, ठीक है, मैं कुछ ना कुछ बना सकता हूँ। पावलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर भी व्यवहारवादी विचार कहते हैं। देखिए, अब यहाँ पे आगमन विधि से क्वेश्चन पूछा गया है। इंडक्टिव मेथड का पहला चरण क्या होता है? ये मैं आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है, और जो निगमन विधि होता है उसमें पहले रूल्स बताए जाते हैं। ठीक, आगमन विधि में पहले आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। निगमन विधि में क्या होता है? निगमन विधि में आपका सबसे पहले आपके नियम बताए जाते हैं। नियम रूल्स जो भी होता है वो आपके बताए जाते हैं। इसमें दोनों में यही डिफरेंस होता है। जो निगमन विधि होता है वो आपको व्याकरण गणित के क्वेश्चन पढ़ाने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है। हाई क्लास में, मतलब हायर क्लास में इसका ज़्यादा उपयोग होता है। आगमन विधि बच्चों के लिए, प्राइमरी बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, यहाँ पर इसके चरण होते हैं: उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण। यह विधि बच्चों में खोज प्रवृत्ति और रुचि को पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का मुख्य समर्थक कौन थे? ठीक, अगर देखिए इसका आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर जॉन डीवी, सी डी हो जाएगा। प्रोग्रेसिव एजुकेशन के समर्थक जो थे जॉन डीवी थे। प्रगतिशील शिक्षा करके सीखना पर जोर देती है। ठीक, जॉन डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना है। त्रिध्रुव में पहला शिक्षक होता है, फिर बालक होता है, समाज होता है। इससे क्वेश्चन भी 2024 स्टेट में पूछा गया है। यह शिक्षा का लोकतांत्रिक और समस्या समाधान केंद्रित माना जाता है। जो भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए रखा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है, काफ़ी समय दिया गया है आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बनाने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हैं। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। वीडियो को एटलीस्ट 2 बार तो ज़रूर देखिए। ठीक है, डबल स्पीड में देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए। पीडीएफ से कुछ नहीं होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल रूप में आपको वीडियो देखकर ही याद होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के द्विध्रुवीय प्रक्रिया में कौन ध्रुव शामिल है? देखिए, अगर इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग में आंसर की बात करूँ तो द्विध्रुवीय आपकी बात हो गया, शिक्षण की बात हो रही, तो इंपॉर्टेंट रूप से स्टूडेंट होगा, उसके बाद आपका शिक्षक होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका द्विध्रुवीय प्रक्रिया है जॉन एडम्स ने माना था। जॉन डेवी ने इसका त्रिध्रुवीय, जो तीसरा ध्रुव आपका पाठ्यक्रम समाज में जोड़ा है। ठीक, द्विध्रुवीय प्रक्रिया में शिक्षक और बालक के मध्य अंतःक्रिया होता है। आधुनिक काल में शिक्षण को त्रिध्रुवीय माना गया है। ठीक है, त्रिध्रुवीय जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉन डेवी इसके प्रतिपादक थे। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उपयुक्त भाषा कौन सी मानी जाती है? ये तो आप लोगों को मालूम होगा, सीटेट में क्वेश्चन
कई बार पूछा गया है कि बच्चे की जो आपकी लोकल भाषा होती है, उनकी मातृभाषा होती है, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है हमारे प्राइमरी एजुकेशन में। इसी लैंग्वेज में पढ़ाने का यहाँ पे गाइडलाइन भी है कि प्राथमिक बच्चों को उनके लोकल क्षेत्रीय भाषा में उनको ज्ञान देना होता है। देखिए, क्योंकि मातृभाषा में बच्चा सहजता और बिना भय के सीखता है। NEP 2020 में कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा की सिफारिश किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 350A के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था करता है। यह बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक मूल्यांकन में निदान मतलब डायग्नोसिस का शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, इसके बाद में आपको लगभग मैं बात करूं, अभी आपको 800, ये तो क्वेश्चन होने के बाद लगभग 200 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। आपके अभी 800 PYQ क्वेश्चन बाकी है, तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ काफ़ी आपका मेहनत करने के बाद, और उससे जो इम्पोर्टेंट है आपका ये एक्स्ट्रा फैक्ट, इसमें अधिक समय लगता है। क्योंकि क्वेश्चन तो कलेक्ट करना ईजी है, किसी भी बुक से आप कलेक्ट कर सकते हैं, PYQ की बुक हर जगह अवेलेबल है, लेकिन उससे एग्जाम संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको कलेक्ट करने में, इसको बनाने में समय ज़्यादा लगता है। तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। देखिए, शैक्षणिक मूल्यांकन में निदान डायग्नोसिस का आपसे मीनिंग पूछ दिया गया है। डायग्नोसिस का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। किधर है? सीखने की कठिनाइयों को, कमियों को पहचान करना, ऑप्शन सी। निदान का मतलब होता है कि छात्रों की अधिगम संबंधी कमियों का कारण जानना। यह चिकित्सा के रोग पहचान के शब्द डायग्नोसिस से लिया गया है। ठीक है, निदान के पश्चात आपका रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टेट में, मैंने आपके ऊपर ये पिछले वाले क्वेश्चन में कवर कराया था। निदान में कभी भी छात्र को अंक और ग्रेडिंग नहीं दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम स्थानांतरण ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के मुख्य प्रकार कौन से हैं। अगर मैं इसके आंसर के बारे में बात करूँ तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के मुख्य प्रकार 3 होते हैं। अगर मैं बात करूँ धनात्मक का, तो पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है। देखिए, ये धनात्मक होता है, जैसे कि साइकिल चलाने से, अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपके लिए बाइक चलाना काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, ऋणात्मक के बारे में बात करूँ तो पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डालता है। कैसे बाधा डालता है कि हिंदी टाइपिंग से इंग्लिश टाइप, अगर आपको हिंदी टाइपिंग आती है तो उसके बाद आप इंग्लिश टाइपिंग कीजिएगा तो वो कन्फ्यूजन हो जाए, क्योंकि आपके जो अंगुलियाँ होती हैं वो हिंदी टाइपिंग के अकॉर्डिंग कीबोर्ड पर जो फिक्स हो जाती है, मतलब हैबिचुएट हो जाता है, तो इंग्लिश टाइपिंग में आपको प्रॉब्लम हो जाता है। ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। देखिए, शून्य की बात करें तो पूर्व ज्ञान पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे कि आप संस्कृत सीखने के बाद आप गणित सीखते हैं तो उससे आपको कोई असर नहीं होता है, ये आपका शून्य हो जाएगा। थॉर्नडाइक ने समान तत्वों का सिद्धांत दिया था। चलिए, आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। मैंने इस वीडियो में आपका 40 क्वेश्चन कवर किया है। ठीक है, टोटल आपके लगभग 200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, इसके पहले 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसका आपका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।